मित्रों, सबसे पहले तो कुछ योजनाएं जिनका पहले भी चर्चा से करते रहे, जैसे अभी जी ने बताया है कि खास करके उसमें जो हमारी जो अनधिकृत कॉलोनीज हैं पूरे हरियाणा में, शहरी क्षेत्र के अंदर या जो शहरी क्षेत्र यानी अर्बनाइज से बाहर भी कुछ बन गई हैं, तो ऐसे कुल मिलाकर के हमारा जो टारगेट था कि 2274 अनियमित कॉलोनियों को हमने 31 जनवरी तक पूरा करना है। उसके अंदर अभी तक जो हो चुकी हैं 1673 ये सब हो चुकी हैं, और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 210 और कॉलोनीज, जिसके अंदर 103 तो टाउन कंट्री प्लानिंग की हैं और 107 अर्बन लोकल बॉडीज की हैं, ऐसे 210 और कॉलोनीज को भी नियमित करने की और मैं घोषणा कर रहा हूँ। इन 210 में अधिकांश जो ज़्यादा संख्या के जिले हैं, जैसा सिरसा है 37, पलवल 38, कुरुक्षेत्र 35, रोहतक 20, जींद 16, बाकी सब 10 के आसपास हैं। तो ऐसे 13 जिलों के ये कुल 210 कॉलोनीज को नियमित किया जा रहा है, और जो शेष बची हुई हैं उनका भी हम कोशिश कर रहे हैं कि 31 जनवरी तक ये सभी कॉलोनीज, अनियमित कॉलोनीज को नियमित कर दिया जाए, ताकि वहाँ के विकास कार्य, कुछ कॉलोनीज में जो पहले किए थे वो शुरू हो चुके हैं, और भी कॉलोनीज में जैसा जैसा नियमित होती जाएंगी वैसा वैसा उसका बजट हम रिलीज करते जाएंगे। हमने मोटे रूप से इन सब कॉलोनीज के लिए 3000 करोड़ रुपया अलग से रखा था कि इसमें जितना भी आवश्यकता होगी उतना उसमें हम लगा पाएंगे। जो कॉलोनीज नियमित होती जा रही हैं उनमें सब में, यानी टाउन कंट्री प्लानिंग हो अथवा अर्बन लोकल बॉडीज हो, नो ड्यूज सर्टिफिकेट, एनडीसी, एनओसी सब जारी किया जाता है, ताकि लोग अपनी रजिस्ट्रेशन जो है उसमें ठीक से करा सकें। बाकियों में रोका इसलिए हुआ है ताकि सब लोग अपने अपने क्षेत्र के अंदर कोई कमी है उसको पूरा कर लें, और जैसे ही सब कॉलोनीज नियमित हो जाएंगी वैसे ही वहाँ भी लोग एनओसी, एनडीसी, क्योंकि सभी ड्यूज देंगे तो एनडीसी मिल जाएगा, और एनओसी स्वाभाविक नियमित होते ही वो एनओसी हो जाएगा। लेकिन हमने इसमें जितने भी सर्वेज हैं सैटेलाइट के माध्यम से अथवा ड्रोन के माध्यम से अथवा फिजिकली, वो सर्वे अब लगातार सब शहरों में शुरू हो गए हैं, ताकि कोई नई अनियमित कॉलोनी न बने। अब इसके बाद जो भी नई कॉलोनी हमको ध्यान में आती है उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। हम चाहते हैं कि जितने भी प्लान्ड तरीके से शहरों का विकास, ये बहुत ज़रूरी है, अन्यथा मशरूम टाइप जो डेवलपमेंट होती है उसमें बाद में सुविधाएं देने में, सर्विसेज देने में भी कठिनाई होती है। इसलिए आगे हमने जो लाइसेंसिंग की जैसी भी सुविधाएं हैं, जैसा तौर तरीका वो हमने बदला भी है, और कम पैसा लगा करके भी हमने दीनदयाल उपाध्याय योजना जैसी योजनाएं भी, आवासीय योजनाएं बनाई हैं, उसका भी आगे हम विस्तार कर रहे हैं, ताकि लोग अब नियमित कॉलोनियों में ही अपने प्लॉट खरीदें और मकान बनाएं। ये जो डेवलपमेंट, मशरूम ग्रोथ है, ये डेवलपमेंट ना हो, और जो करे नियमित कॉलोनी के आधार पर करें। इसी प्रकार से दूसरा एक जो विषय है वो है क्षतिपूर्ति पोर्टल पर जो हमने मुआवजे के रजिस्ट्रेशन कराई थी, खास करके जो बाढ़ आई थी। तो जो बाढ़ आई थी उस बाढ़ के समय कई प्रकार का मुआवजा ये हमने घोषणा की थी, जिसके अंदर जो 11 अक्टूबर 2023 को भी हमने जो 5 करोड़ और 96 लाख ये मुआवजा, जिसमें पशुधन है, घर है, वाणिज्यिक संपत्तियां आदि, तो कपड़े, बर्तन, इनकी जो क्षति थी ये हम पहले कर चुके हैं। आज जो फसलें हैं, फसलों का जो खराबा हो गया था, उस फसलों के खराबे को कपास का छोड़कर, क्योंकि कपास वाला अभी उसका चल रहा है उसका सर्वे, और चूँकि 30 नवंबर तक पोर्टल खुला था कपास के लिए, उसमें सब लोगों ने भर दिया है। इसमें 31 दिसंबर तक कपास का हो जाएगा, लेकिन कपास को छोड़ करके बाकी जिन्होंने दोबारा बिजाई की थी अथवा जो लॉस 25% से लेकर 100% के बीच में आकलन किया गया है, उसका 97 करोड़ और 89 लाख, लगभग 98 करोड़ रुपया इसको आज जारी करने के लिए मैं घोषणा करता हूं। और ये सब अभी जो है इसको बटन के माध्यम से और सबको ऑनलाइन ये भेज दिया जाएगा, और ये सबको
आरटीजीएस के माध्यम से उनके खातों में और ये भेजा जा रहा है। जो ये आज 98 करोड़ भेजा है, इससे पहले 5 करोड़ रिलीज कर दिया था। शहरी क्षेत्रों के अंदर जो कमर्शियल जितने भी एस्टेब्लिशमेंट थी उनका नुकसान हुआ था, उसका सर्वे करने के बाद मोटे रूप से सर्वे हो चुका है, लेकिन अर्बन लोकल बॉडी उसको साथ साथ मैनुअली उसको देना उन्होंने जारी कर दिया है। वो भी 6 करोड़ 70 लाख रुपए बना है। और कुल मिलाकर के 40 लोगों का देहांत हुआ था, उनको भी 1 करोड़ 60 लाख रुपए पहले हम दे चुके हैं। 7 लोग अभी ऐसे भी हैं जिनका सत्यापन होना भी बाकी है। कुल 47 डेथ हुई थी। तो ऐसा सब मिलाकर इस बाढ़ के कारण से 112 करोड़ 21 लाख रुपए का मुआवजा ये दिया गया है। हाँ हाँ, सब जिलों का डाटा है हमारे पास। हाँ, उसमें जो जिन जिलों में ज्यादा मुआवजा दिया गया है 10 करोड़ से ऊपर है, खास करके अंबाला जिला 12 करोड़ 81 लाख, फतेहाबाद 18 करोड़ 65 लाख, कुरुक्षेत्र 26 करोड़ 94 लाख, महेंद्रगढ़ नहीं, पलवल 5 करोड़ 40 लाख, 10 से ऊपर नहीं है, 5 ही है, यानी 10 करोड़ से ऊपर है। 3-4 जिले ये हैं जो मैंने बताए हैं, अंबाला, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, ये जो है 10 जिले। बाकी कहीं 5 करोड़ 6 करोड़ 2 करोड़। एक गुरुग्राम जिला ऐसा है जहां इस प्रकार का कोई लॉस बाढ़ के द्वारा नहीं हुआ है, बाकी सभी 21 जिलों में ये हुआ है। इसके साथ आगे है एक घोषणा, आपको पता है कि हमने विधुर पेंशन योजना और अविवाहित पेंशन योजना, ये 2 योजनाएं घोषणा की थी। उसका भी 1 दिसंबर 2023 से वो फाइनल होकर के और डिपार्टमेंट ने उसको रिलीज करने के लिए फाइनल कर दिया है, क्योंकि ये 1 दिसंबर 23 से इनको पेंशन मिलेगी इस महीने की। और हमेशा जो पेंशन जिस महीने की होती है वो पेड इन नेक्स्ट मंथ होती है। तो दिसंबर की जो पेंशन होगी वो 7 जनवरी को जाएगी, जनवरी की पेंशन 7 फरवरी को जाएगी। तो आज इसका जो आंकड़ा है अभी जो वेरीफाई हो गया है, बाकी सर्वे चल रहा है, तो 12,882 विधुर और 2026 अविवाहित। लेकिन संख्या इससे ज़्यादा है क्योंकि अब इसका वेरिफिकेशन भी करना जरूरी होता है। कई बार व्यक्ति की जानकारी पूरी उपलब्ध होती नहीं है। विधुर भी कई बार दोबारा शादी करा लेते हैं, अविवाहित में भी कई बार होता तो ये है कि हमारे पास अविवाहित लिखा है, शादी कभी हो जाए बीच में तो उसका भी करना पड़ता थोड़ा वेरीफाई। अभी जो वेरीफाई हो चुका है 12,882 विधुर और 2026 अविवाहित। अभी ये 14-15 हजार के लगभग है, लेकिन मुझे लगता है कि ये संख्या हमारी लगभग 40,000 जाएगी। अभी पीपी से कर रहे हैं, जब पीपी का कंप्लीट वेरिफिकेशन हो जाएगा फिर जो बचेंगे उसका हम आवेदन मांगेंगे। क्यों, ये अभी से आवेदन है? नहीं सर, पीपी करने के बाद पैरेलल चला रहे सर। हाँ। तो ये अभी तक तो पीपी से निकाला है, कोई आवेदन लिया नहीं है, लेकिन अब पीपीपी का जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा साथ साथ में आवेदन भी लेंगे कि कोई रह ना जाए, इस प्रकार का ये सारा किया जाएगा। SMS अभी जा रहा है, इनको सबको SMS जा रहा है कि आपकी पेंशन लागू हो गई है, पेएबल इन जनवरी। वार्षिक जैसे 3,000 रुपया है तो ये 15,000 रुपये लोगों का जो जाएगा, तो 3,000 का मतलब हिसाब लगा लें, 15-45 4.5 करोड़ रुपया महीना बढ़ेगा, और ये आगे बढ़ेगा। अभी 2750, लेकिन अगला महीने से 3,000 हो जाएगा। अच्छा, क्या आपको मालूम नहीं है? हाँ हाँ, अभी ये दिसंबर की 2,250, लेकिन जनवरी से जो आगे फरवरी मिलेगी वो 3,000। वो तो सभी का, जैसे ओल्ड एज, इसका पैमाना ये है कि ओल्ड एज पेंशन जितनी होगी उतनी ही पेंशन जितने भी कैटेगरीज हैं, चाहे विधुर है, विधवा है, चाहे उसमें कैंसर की है या और भी कई तरह की पेंशन ये ऐसी हैं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत ये सारा मिलेगा। और इसमें जो इनकम का, जैसे हमने पहले पता ही है कि अपने को ओल्ड एज वाली में 3 लाख रुपया वार्षिक का जैसे है, तो ये पेंशन विधुर के लिए तो 3 लाख रुपया ही रखा है, क्योंकि विधवा के लिए भी 3 लाख है तो विधुर के लिए भी 3 लाख है वार्षिक आय। लेकिन अविवाहित की वो 180 ही रखी है कि 180 से कम है तो उनको ये मिलेगी।
60 वर्ष तक ये मिलेगी। 60 वर्ष के बाद ये सारी जितनी तरह की पेंशन होती हैं ये ऑटोमेटिकली फिर ओल्ड एज में कन्वर्ट हो जाती हैं। अभी तो कोई सैद्धांतिक फैसला नहीं हुआ ना अभी। मैंने बताया कि जो पहले मेरा उत्तर था वही आज है। हम हर बात के लिए तैयार हैं। फैसला चुनाव आयोग और केंद्र सरकार उनको करना है। हमने अपनी ओर से कोई विषय ना तो ये कहा है कि हम एक साथ कराने के लिए तैयार हैं, ना ये कहा है कि इसको उस समय कराएंगे। निर्देश चुनाव आयोग का होता है, 6 महीने पहले चुनाव फैसला करने में सक्षम होता है और 6 महीने पहले कोई आपत्ति भी नहीं कर सकता है। इसलिए हमारे चुनाव का और लोकसभा के चुनाव का अंतर 6 महीने से कम है, तो चुनाव आयोग की छूट है जो वो करना चाहेंगे, हम तैयार हैं। सर, अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को तो आपने राहत दे दी है, लेकिन एक स्टिल +4 को लेकर के भी काफी लोग सफर कर रहे हैं। इसको लेकर के आपसे भी कई बार मुलाकात भी की है सर, इसको लेकर के कोई आगे की सर आपसे सफर नहीं कर रहे हैं, उनको तो हमने एक सुविधा दी थी। जब ये सुविधा नहीं थी तो हमने ये पॉलिसी बना करके उनको सुविधा दी थी कि स्टिल +4 के मकान भी बनाए जा सकते हैं। उससे पहले उसकी सीमा सिंगल स्टोरी, डबल स्टोरी, 3 स्टोरी, तो उस लेवल तक ले जाने की सुविधा भी हमने दी थी। बाद में कोई एक केस कोर्ट में चला गया और कुछ लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई, उस समय हमने इसको भी होल्ड किया था। एक कमेटी बनाई थी, हमारे जो राव का नाम राघवेंद्र राव जी ने रिपोर्ट अपनी दे दी है। वो अध्ययन डिपार्टमेंट कर रहा है, डिपार्टमेंट अध्ययन करके और उसमें जो भी कोई मॉडिफिकेशन करनी होगी मॉडिफिकेशन करके उसको लागू करेंगे। सब जगह ये लागू भी नहीं होगी, सब जगह ये बंद भी नहीं होगी। क्योंकि पड़ोसी राज्य में सब 5 फ्लोर तक अनुमति है। मैंने बताया, हमारे लिए जन सुविधा ये जरूरी है। मानो कहीं किसी एरिया में जनता नहीं चाहती तो हम केवल बिल्डर के फायदे के लिए उसको 4 स्टोरी 5 स्टोरी का लाभ दें, ये उचित नहीं। और जहां जनता को कोई आपत्ति नहीं है तो आखिर जमीन तो बड़ी सीमित है, इससे जमीन बचती है। हाई राइज बिल्डिंग में जाएंगे तो आबादी ज्यादा कवर होगी और उसके कारण से हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा सरकार को, वो देने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन कुछ जो पुराने एरियाज हैं जो बने हुए हैं उसमें थोड़ा हमें एक सिस्टमेटिक ढंग से करना पड़ेगा। नए एरियाज में हम अलाउ करेंगे। 986 जॉब सर आप जो किए आपने वो सब रोजगार निगम की कौन से डिपार्टमेंट की है सर? ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स की हैं। इसमें 56 या 53 तो हैं क्लास 3 की और बाकी क्लास 4 की हैं। मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं। जो इंडेंट अपने भेजते हैं वो इंडेंट हमारे HKR वाले उसका अध्ययन करते हैं और उस हिसाब से जो अवेलेबल जिन्होंने अप्लाई किया होता है, रजिस्टर्ड जो लोग होते हैं, उसके उनको देते हैं एक एक करके। एजुकेशन की बात करें तो हाई कोर्ट में मामला आया कि अराउंड मोर देन 500 स्कूल बिकॉज़ दे डोंट हैव द टॉयलेट फॉर द गर्ल स्टूडेंट्स, तो एफिडेविट हैज बीन गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। देखिए, पहली बात तो ये है कि थोड़ा सा एक मिसकंसेप्शन हुई है। एक एफिडेविट दिया गया था मई 2024 में 23 में सॉरी, तो उस समय ये चीजें थी। लेकिन जैसे ही उस समय ये ऑब्जर्वेशन कोर्ट की थी या हमने एफिडेविट दिया था, कोर्ट की ऑब्जर्वेशन में नहीं आई थी, हमने ही एफिडेविट देते समय ध्यान आया कि वास्तव में ये कमी है। उसी समय 5वें महीने के शायद 26 या 27 तारीख को ही हमने फंड रिलीज कर दिए थे, मई में ही। कुछ हमने जून में कर दिए थे, 3 किस्तों में किए थे। और बल्कि मैं उसकी जानकारी मेरे पास है भी सी, मुझे लग रहा था कि आप में से समय से पहले कोई इस विषय को उठा सकता है, क्योंकि कल उसकी डेट है। तो कल है, हाँ, तो एफिडेविट चला गया है। उस एफिडेविट में जो हमने लिख के उनको बताया है और जो वास्तविकता है कि 17/5 को इस विषय पर चर्चा हुई थी जो एफिडेविट ने पहले दिया था, और 26/5, 31/5 और 4/6 इन 3 दिनों में हमने जो है फंड्स उनको रिलीज किए थे। और जिसके कारण से आज जो लेटेस्ट हमने जो दिया है उसमें 131 स्कूल थे जो उस समय पाए गए थे ड्रिंकिंग वाटर के कारण से। हालांकि ड्रिंकिंग वाटर नहीं था ऐसा नहीं है, कई जगह कहीं कोई फॉल्ट हो गया, कहीं पुरानी पाइपलाइन थी, बहुत तो ऐसी व्यवस्था नहीं कई साल। अब ये नॉर्मल भी कॉलोनीज में होता है कि कहीं पाइपलाइन खराब हो गई, कुछ और खराब हो गया। तो 131 के 131 8 तारीख की हमारे पास रिपोर्ट है दिसंबर की, वो सब कंप्लीट हो गए हैं। 1047 स्कूल में बॉयज टॉयलेट्स जो हैं वो सारे के सारे ठीक हो गए हैं। गर्ल्स टॉयलेट 538 वो सारे के सारे ठीक हो गए, कोई पेंडिंग नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन 236 ये सारे के सारे ठीक हो चुके हैं, 0 बैलेंस है। ये सारे दिसंबर में उस समय जिस दिन ये टिप्पणी की गई, ये आया था, उस समय हो चुके थे। लेकिन दुर्भाग्य से उस समय
कोई एक अलग से एफिडेविट उन्होंने लिया नहीं, अलग जानकारी ली नहीं। डिपेंडिंग ऑन द इंफॉर्मेशन ऑफ मई 2023 उस दिन की रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने फैसला दे दिया। और उसमें ये भी ठीक नहीं है कि हमने बजट जो है वो बहुत लैप्स होने दिया। बजट सामान्यतया हम देखते हैं कि आज से नहीं, जब से बजट बनने लगे हैं ये एस्टिमेट होते हैं, और एस्टिमेट में एक्चुअल में एक 8-10% का अंतर होता है। जितना हम मैक्सिमम एस्टिमेट लगा के देते हैं उसमें डिपार्टमेंट कहीं 7%, कहीं 6%, कहीं 10%, कहीं 12% कम ही खर्च कर पाता है। वो तो एक एक्चुअल एक्सपेंस है। एस्टिमेट इज एस्टिमेट। एस्टिमेट तो हम कोई भी चीज़ अपने एक इच्छा के कारण से हम तय करते हैं कि इधर हम करना चाहते हैं, वो एक लक्ष्य होता है, लेकिन नहीं पूरा कर पाते। अब खाली लिमिट ये हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। मैं आपको एक ऐसा तथ्य बताता हूँ कि जो जज साहब को शायद नहीं पता होगा, हमने ये जो लेजिस्लेटिव हमारा जो नहीं जुडिशियल विंग होता है जुडिशरी का, हाँ, तो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस को हम बजट तय करते हैं और वो उनकी एक बिल्डिंग कमेटी होती है, वो सब वही लोग होते हैं। उस बिल्डिंग कमेटी में तय करते हैं कि हमने यहाँ इतने कमरे बनाने हैं, या नई बिल्डिंग बनानी है, ये लेना है, वो करना, वो सारा खर्च करते हैं। उसमें भी हमारे यहाँ तो 8-10% कम होता है, वहाँ कभी 30% कम, कभी 40% कम, 30 से 50% ही खर्च कर यानी कम हो जाता है। मतलब 50 से 70% खर्च कर पाते हैं, 20-30% वो वहाँ से मोड़ देते हैं हमको वापस। फिर वापस मोड़ते तो अगले साल वो मिलता ही है। तो ये जो मिस इंफॉर्मेशन के कारण से ये एक टिप्पणी आई है, ना आती तो अच्छा था, लेकिन आ गई है तो हमें उसमें कोई ज्यादा कुछ नहीं करना। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर था जैसे 530 टॉयलेट नहीं थे, इंफ्रास्ट्रक्चर था जो आपने इम्प्रूव किया है। मैं बताया ना, जो कहीं नए भी बनाने होंगे तो नए बनाए हैं, जहाँ कहीं खराब हुए होंगे खराब भी। आखिर 14,500 स्कूल हैं, और 14,500 स्कूल में अगर ऑन एवरेज 2 या 3 भी टॉयलेट अगर किसी स्कूल में होते होंगे, 42,000 टॉयलेट्स आर देयर, अगर 3 की एवरेज लगाएं, और 42,000 में अगर उन्होंने मान लो ये कहा है कि 1,000 नहीं है, कम है, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है स्वीकार करने में। इतनी चीज़ें तो हमारे घर में मोहल्ले में भी छोटी मोटी रह जाती हैं। हाँ, अच्छा है, मैं धन्यवाद करता हूं कि इस चीज़ की ओर ध्यान कराया, तो जल्दी हमने 5-6 महीने में ये सारे 131 पानी की व्यवस्था फैसिलिटी, 1,000 बॉयज़ टॉयलेट्स, 538 गर्ल्स टॉयलेट, 236 इलेक्ट्रिक टॉयलेट्स, तो ये लगभग 1800 जो कमियां हैं हमने दूर कर दी हैं। आज जीरो बैलेंस है। सर, एक सवाल है गुरमीत राम रहीम पर। सर, मामला कोर्ट में है और पूछा गया है कि जितना बार उनको पैरोल दिया गया है, क्या समान रूप से उन्हीं की तर्ज पे जो अपराधी हैं उनको दिया जाता है? सबको दिया जाता है। कोई भी जो एंटाइटलमेंट जिसको होती है, कोई अप्लाई करता है, उसको मिलता है। और ये डिपेंड करता है उनका बिहेवियर, जेल के अंदर रहते हुए क्या बिहेवियर है। बहुत से लोग तो जेल के अंदर भी जाके खुराफात करते हैं, वहां से बैठे बैठे अपराध करते हैं। कोई मोबाइल से अपराध करता है, कोई वहाँ झगड़े कर लेता है, कोई अपने काम को पूरा करता नहीं है। तो जिस आदमी का क्या बिहेवियर जेल के अंदर है, ये बहुत सी कैटेगरीज होती है, उसके अंदर करते हैं। अब तो धीरे धीरे जेल मैनुअल में ये भी आ गया कि ओपन जेल्स बनाने जा रहे हैं। ओपन जेल में क्या कैदी है, उसको कहते हैं ठीक है भैया, आप बाहर जा करके खेत में काम करके आओ, अपनी दुकान पर काम कराओ, नौकरी करनी वहाँ करके आओ, शाम को अपना जेल में आ जाओ। पर जो कोर्ट ऑफ लॉ ने जिनको गिल्टी प्रूव नहीं किया है, मान लीजिए उनके फोटो लग जाते हैं, बाद में वो जो है गिल्टी प्रूव नहीं होते, तो ये थोड़ा मैंने ये तो कहा ही नहीं है कि जब तक कोर्ट सिद्ध ना करे तब तक लगाओ, बल्कि मैंने तो और कहा है कि जब तक वो काम कर रहा है तब तक बेशक मत लगाओ, जिस दिन रिटायर हो जाए उस दिन लगाओ, ताकि जो आज काम कर रहे हैं उनको ये भय हो कि कभी हमारा फोटो यहाँ लग सकता है। और ये भी मेरा एक सुझाव है, हमने कोई लागू नहीं किया है और ना कोई इस प्रकार का लागू करने के लिए कोई डायरेक्शन हमने दी है। हमने कहा कि ऐसा करेंगे तो देखिए, कोई भी गलत काम करने वाला व्यक्ति वो डरता है, या तो डरता है अपने संस्कारों के कारण से, जिसको आत्मिक जिसको कहते हैं, उसका एक क्या उसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्शियस, वो अंतरात्मा कॉन्शियस से डरता है। वो उसके मन में एक डर होता है मुझे गलत नहीं करना है, या डरता है दंड से। अब दंड क्या कि जेल हो जाएगी, जुर्माना लग जाएगा इससे, और नहीं तो सबसे बड़ा डर होता है, वो होता है लोकलाज। जनता में अगर बदनाम हो गया, नहीं वो तो जो बदनामी का किसी के खिलाफ कोई एक्शन हो जाएगा, जब एक्शन हो जाएगा भी हाँ इसको सजा हो गई है, तो रिटायर होगा तो उसको लगा देंगे। क्या है और क्राइटेरिया क्या है, इस पर थोड़ा डिटेल से आप
इसमें एक ऐड ऑन है कि अविवाहितों की मांग है कि पहले तो एक पूरा जो है वो कैलकुलेशन की जाए कि पूरे प्रदेश के अंदर कितने अविवाहित हैं और एक आयोग का गठन किया जाए, साथ ही साथ जो उनकी पेंशन है उसको भी बढ़ाया जाए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं कि आज भी गाँव के अंदर आयोग का ऐसा है, मांग को रखने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। पत्रकार भी यहाँ से शुरू हुए थे, फिर यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे, अभी बहुत सी मांगे बाकी हैं और अगर वो पूरी होगी तो और भी आने वाली हैं। इसलिए इस मनुष्य स्वभाव रहता है कि मांगो, बंदूक का लाइसेंस लेना था, वो गया जी तोप का लाइसेंस दे दो, उनके तोप का तो मिलता नहीं, अगर तोप का मांगूंगा तो बंदूक तो मिल ही जाएगा। यात्रा चल रही है, ये बताएं कि हरियाणा में कैसा रिस्पांस मिल रहा है और आपको क्या फीडबैक आ रही है? देखिए, एक बहुत ही सधी हुई सोच से सोच समझ करके इस प्रोग्राम को सारे देश में लागू किया गया कि आखिर हम जो करते हैं वो जनता को पता लगना चाहिए, फिर जो हम करते हैं वो जनता को लाभ जिसको नहीं मिला है उसके घर जाकर के, उसके गांव में जाकर के लाभ उसको देना चाहिए, ऑफर करना चाहिए। व्यक्ति को जानकारी नहीं होती है, इसके कारण से रह जाता है, वो जाके देते हैं। तो ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, इसके कई पहलू हैं। जैसा मैंने पहले बताया है एक जगह कि हमारा देश अभी विकसित देशों में नहीं आता, विकासशील देशों में आता है। दुनिया में केवल 37 देश ऐसे हैं जिनको विकसित देश हम कहते हैं, उसके पैरामीटर्स हैं, हमें उसमें शामिल होना है। शामिल होना है तो उसमें जो हमारे देश के उद्योगपति हैं उनके भी सामने विषय रखना पड़ेगा, अच्छे बड़े साधन संपन्न लोग हैं, रिसोर्सेज वाले, उनके सामने भी रखना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, हमारे जो अधिकारी हैं उनके सामने भी रखना पड़ेगा, नेता हैं उनके सामने भी रखना पड़ेगा। फिर बाद में नीचे जनता भी उसके लिए तैयार होनी चाहिए, जनता को भी अपने आप को उसके लिए तैयार रखना चाहिए कि हमने अपने देश को बढ़ाना है। तो देश के साथ जुड़ करके जनता काम करेगी तो थोड़ी समस्याएं भी कम होंगी, एक व्यू पॉइंट जो है ब्रॉडर होगा। तो जनता को एक संकल्प लेना कि हम भारत को विकसित करना चाहते हैं 2047 तक, टाइम पीरियड भी तय कर दिया। जब देश के आजाद होने के 100 साल पूरे होंगे, हमारा देश यानी विकसित देशों में शामिल होना चाहिए। सीएम साहब, वो सवाल लैप्स हो गया जो मैंने आपसे पूछा था कि सोच क्या रही, क्या ये वही मांग थी जो एक व्यक्ति ने आपसे जनसंवाद में उठाई थी? मैं तो समझा होगा, मैं तो समझा था इस सवाल का भूल गए होंगे भूले नहीं। ऐसा था कि जो जानकारी हमारे पास फील्ड में से आती है, व्यक्ति शादी नहीं कराता है या शादी नहीं होती है, दोनों में तो अंतर है। न कराने वालों के अपने मन के कुछ विचार होते हैं, उद्गार होते हैं, लक्ष्य होता है, टारगेट होता है। बहुत लोग होते हैं जो नहीं कराते हैं। हमारे यहाँ बहुत बड़ी सन्यासी परंपरा है जिन्होंने शादियाँ नहीं कराई, बहुत बड़े सामाजिक ऐसे व्यक्ति हैं संख्या में जिन्होंने शादियाँ नहीं कराई हैं। कुछ ऐसा होता है कि जो शादी नहीं होती, और न होने में एक बड़ा कारण हमारे हरियाणा में वो था जेंडर रेशो। जेंडर रेशो बहुत बिगड़ गई, यानी एक समय था जब 850 तक ही हो गई थी, बाद में बढ़ते बढ़ते जब हमने टेक ओवर किया था तो उस समय 851 थी, अब जो है 932 तक, एनुअल 932 पहुंची है, टोटल मिला के तो 913 ही है। तो 913 कह लें, 932 कह लें, तो भी महिलाओं की संख्या कम थी, पुरुषों की ज्यादा थी, पुरुषों की शादियां नहीं होती थी। कुछ महिलाएं शायद किसी कारण से नहीं कराती होंगी, लेकिन महिलाओं की शादी होती नहीं है ये समस्या नहीं थी, पुरुषों की ये समस्या थी। उसमें से एक आयु के बाद ऐसे पुरुषों का समाज के अंदर जो सामाजिक प्रतिष्ठा वो कम हो जाती थी। यहाँ तक भी हमको जानकारी मिली है, मतलब होती है कि गांव में ऐसे लोगों को एक आयु के बाद घर में ही कई बार उनको सम्मान नहीं मिलता पूरा। तो ऐसे लोगों को भी कुछ सहानुभूतिपूर्वक अगर हम पेंशन देते हैं तो घर में सम्मान उसका बढ़ सकता है, समाज में सम्मान बढ़ सकता है, और हुआ है। अब जैसे ही पता लगा लोगों को 2700, 2800 या 3000 पेंशन हो गई है, लोगों के देखने का दृष्टिकोण बदल गया। तो एक सामाजिक सम्मान उनको मिले, कुल मिला के शायद पैसे की आवश्यकता है कि नहीं अलग बात है, लेकिन सामाजिक सम्मान मिले। हाँ, पैसा अगर साथ में है तो अपनी आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर सकता है।